दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बुधवार सुबह घना कोहरा देखने को मिला है। साथ ही 2 दिन बारिश को लेकर भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे की वजह से सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार पर असर देखने को मिला है। इसके अलावा ट्रेन और फ्लाइट्स पर भी असर देखने को मिला है। आईजीआई हवाई अड्डे पर 100 मीटर तक घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने बताया कि भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे सफदरजंग इलाके में मध्य कोहरे के साथ शांत हवा रही। वहीं जबकि न्यूनतम दृश्यता 200 मीटर और पालम में न्यूनतम दृश्यता 150 मीटर दर्ज की गई। भारतीय रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया है कि आज राजधानी और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें देरी से चल रही है। अधिकांश इलाकों पर घना कोहरा और कुछ स्थानों पर सुबह के समय बहुत घना कोहरा हुआ है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, जबकि शाम और रात के दौरान बहुत हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़े एक याचिका पर 15 जनवरी को सुनवाई होगी। मस्जिद प्रबंधन समिति ने उसकी याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ कोर्ट में अपील की है। पिछले साल 1 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा था, जब इससे संबंधित 15 मामलों की मेंटेनेबिलिटी को चुनौती दी गई थी। इससे पहले भी सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने पिछले साल 9 दिसंबर को इस मामले में अंतिम सुनवाई शुरू की थी। वहीं अब यह मामला 15 जनवरी को पीठ के समक्ष आएगा। हिंदू पक्षकारों में से एक ने तर्क दिया है कि मस्जिद समिति विवाद पर सिंगल जज के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख सख्ती से किया जाएगा। इस हिंदू पक्षकार का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता वरुण सिन्हा ने किया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद समिति की याचिका वर्तमान स्थिति में शीर्ष अदालत में विचार योग्य नहीं है। वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियमों के हवाले से तर्क दिया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियमों के अध्याय 8 के मद्देनजर हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष एक विशेष अपील स्वीकार होगी। वरुण सिन्हा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच के आदेश के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं है। अदालत में एक आखिरी न्यायालय अपील दायर की जानी चाहिए थी, इसलिए वकील ने याचिका को खारिज करने की मांग की है। पिछले साल 29 नवंबर को सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 16 कैंडिडेट्स के नाम है। पार्टी की नई लिस्ट में एक और पूर्व सांसद पर भरोसा जताया है। कांग्रेस की पूर्व सांसद कृष्णा तीरथ इस चुनावी रण में दावेदार करेंगी और पटेल नगर सीट से पार्टी के लिए उम्मीदवार वो बनाई गई है। वहीं एक सीट पर उम्मीदवार बदला गया है। गोकलपुर सीट से ईश्वर बागड़ी को टिकट दिया गया है। पहले प्रमोद कुमार जयंत का नाम घोषित किया गया था, अब ईश्वर बागड़ी दावेदारी करेंगे। कांग्रेस लगातार दिल्ली में अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए कोशिश कर रही है। एक दिन पहले ही राहुल गांधी की सीलमपुर में पहले चुनावी रैली हुई। इस रैली के अगले ही दिन पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की नई लिस्ट घोषित कर दी है। इस लिस्ट में चौंकाने वाले नाम शामिल है। पार्टी ने मुंडका विधानसभा सीट पर धर्मपाल लकड़ा को उम्मीदवार बनाया है और आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। आज ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है और पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने 15 जनवरी 2025 को होने वाले यूजीसी नेट परीक्षा को स्थगित कर दिया है। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया है। संशोधित प्रोग्राम के अनुसार ये परीक्षाएं अब 21 और 27 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएंगी। अपडेटेड एडमिट कार्ड जल्द ही यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। 15 जनवरी को आयोजित होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा पोंगल, मकर संक्रांति और अनेक त्योहारों के कारण स्थगित की गई थी। एनटीए ने 13 जनवरी को इसके लिए आधिकारिक नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि कैंडिडेट की सुविधाएं और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। ये परीक्षा 21 जनवरी 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, जबकि 27 जनवरी को आयोजित होने वाली परीक्षा शाम की शिफ्ट में होगी। मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाली परीक्षा 9 बजे से 12 बजे तक होगी, जबकि इंडियन नॉलेज सिस्टम, मलयालम, उर्दू, श्रम कल्याण, व्यक्तिगत प्रबंधन, औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन प्रबंध, अपराध विज्ञान, आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा साहित्य, लोक साहित्य, कोंकणी और पर्यावरण विज्ञान विषय शामिल होंगे।